कभी सोचा है कि भारत का संविधान, जो दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है, आखिर बना कैसे? ये किसी एक देश की सोच का नतीजा नहीं है, बल्कि दुनिया भर के बेहतरीन विचारों का एक संगम है। तो आज हम इसी दिलचस्प कहानी में उतरेंगे और जानेंगे कि हमारे संविधान बनाने वालों ने किन-किन देशों से प्रेरणा ली। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम अपनी बात शुरू करेंगे ये समझकर कि इसे एक वैश्विक मंथन क्यों कहा जाता है। फिर हम इसकी नींव यानी 1935 के एक्ट पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम ब्रिटेन और अमेरिका के बड़े प्रभावों को समझेंगे और फिर देखेंगे कि दुनिया के बाकी हिस्सों से कौन से आइडियाज लिए गए। और आखिर में हम इस बहुत जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या हमारा संविधान वाकई एक उधार का थैला है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के इन शब्दों से। ये शब्द हमारे संविधान की आत्मा को बताते हैं। उन्होंने साफ कहा कि संविधान बनाने के लिए दुनिया के हर जाने पहचाने संविधान को छाना गया। इसका मतलब ये कोई नकल नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरी रिसर्च थी जिसमें भारत के लिए जो सबसे अच्छा था उसे चुना गया। तो हमारा पहला पड़ाव है वैश्विक मंथन। देखिए, ये कोई छोटी मोटी रिसर्च नहीं थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने करीब-करीब 60 देशों के संविधानों को बहुत गहराई से पढ़ा, ताकि भारत के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था बनाई जा सके। अब आते हैं उस सोर्स पर जिसे भारतीय संविधान का ढांचा या कह लीजिए ब्लूप्रिंट माना जा सकता है। ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। भले ही इसे अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन इसने हमारे संविधान की एडमिनिस्ट्रेटिव नींव रखी। और इसका असर कितना गहरा था, आप अंदाजा लगाइए। 1935 के एक्ट से लगभग 250 प्रावधान, हाँ 250 प्रोविजंस, छोटे-मोटे बदलावों के साथ सीधे हमारे संविधान का हिस्सा बन गए। आज जो हम प्रशासनिक ढांचा देखते हैं ना, जैसे केंद्र और राज्य का संघीय ढांचा, गवर्नर का पद, हमारी न्यायपालिका का स्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सबकी जड़ें उसी 1935 के अधिनियम में हैं। ये एक तरह से भारत के लिए एक तैयार एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल जैसा था। ठीक है, ढांचा तो हमें मिल गया, पर इसकी आत्मा, इसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी कहाँ से आई? इसके लिए हमें दो बड़े देशों को देखना होगा। ब्रिटेन, जहां से हमने अपनी सरकार की प्रणाली ली, और अमेरिका, जहां से हमें अपने अधिकारों की प्रेरणा मिली। देखिए, ब्रिटेन के साथ हमारा एक लंबा हिस्टोरिकल कनेक्शन रहा है, तो ये काफी नेचुरल था कि हमने उनकी संसदीय प्रणाली को अपनाया। मतलब एक ऐसी सरकार जो संसद के प्रति जवाबदेह हो। इसी के साथ विधि का शासन यानी कानून सबसे ऊपर है, और एकल नागरिकता जैसे विचार भी हमें वहीं से मिले। और फिर दूसरी तरफ है अमेरिका। जहां ब्रिटेन से हमने सरकार का सिस्टम लिया, वहीं अमेरिका से हमने नागरिकों के अधिकारों की प्रेरणा ली। मौलिक अधिकार और एक स्वतंत्र न्यायपालिका का आइडिया वहीं से आया। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का मतलब है कि अदालतें सरकार के कानूनों की भी जांच कर सकती हैं। ये बहुत जरूरी है ताकि सारी ताकत किसी एक के हाथ में ना आ जाए। अब यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। ब्रिटेन में संसद सबसे ऊपर है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। वहीं अमेरिका में जुडिशरी मतलब न्यायपालिका सुप्रीम है। तो भारत के सामने सवाल था, हम कौन सा रास्ता चुनें? और जानते हैं भारत ने क्या किया? एक ब्रिलियंट काम। हमने किसी एक रास्ते को नहीं चुना, बल्कि दोनों का एक अनोखा सिंथेसिस, एक मिक्स बनाया। यहां संसद कानून बनाने के लिए सॉवरन है, लेकिन न्यायपालिका उन कानूनों की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम है। और यही बैलेंस भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। तो हमारी ये ग्लोबल जर्नी सिर्फ ब्रिटेन और अमेरिका पे खत्म नहीं हुई। चलिए देखते हैं कि दुनिया के और कौन-कौन से देशों से हमने क्या-क्या जरूरी विचार अपनाए। आयरलैंड से हमने एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट लिया, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या डीपीएसपी। अब ये क्या है? ये एक तरह से सरकार के लिए मॉरल कंपस हैं, जो बताते हैं कि देश को किस दिशा में ले जाना है। ये कानूनी तौर पर लागू नहीं होते, पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका भी यहीं से प्रेरित है। अब भारत इतना डाइवर्स देश है, यहां एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जहां राज्यों को भी पावर मिले, लेकिन देश की एकता के लिए केंद्र भी मजबूत रहे। ये मॉडल हमें मिला कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र के पास रखना ये पक्का करता है कि देश एक बना रहे। ऑस्ट्रेलिया से हमने सीखा कोलैबोरेशन, मतलब समवर्ती सूची। ये उन सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इससे फेडरलिज्म मजबूत होता है। और डेडलॉक की स्थिति में संसद की जॉइंट बैठक का आइडिया भी यहीं से लिया गया। अब हम आते हैं कुछ और बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट्स पर। कर्तव्य, आपातकाल और संविधान को बदलने की प्रक्रिया। देखते हैं ये सब कहां से आया। उस समय के सोवियत संघ के समाजवादी आदर्शों से प्रेरणा लेकर
हमने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा। देखिए, अधिकार हैं तो कर्तव्य भी होने चाहिए, और हमारी प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है, उसकी प्रेरणा भी यहीं से मिली। जर्मनी के वाइमार संविधान से एक बहुत ही पावरफुल और कंट्रोवर्शियल प्रोविजन लिया गया कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। यह एक बहुत शक्तिशाली प्रावधान है जिसे देश की सुरक्षा के लिए एक जरूरी लेकिन सतर्क उपाय के तौर पर देखा गया। दक्षिण अफ्रीका से हमने सीखा कि समय के साथ कैसे बदलना है, मतलब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जो इसे न तो बहुत ज्यादा रिजिड बनाती है, न ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, एक अच्छा बैलेंस है। और साथ ही राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का तरीका भी। और आखिर में फ्रांसीसी क्रांति के अमर नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को हमने अपनी प्रस्तावना में जगह दी। वहीं जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया, जो ये पक्का करता है कि कानून का पालन फेयर तरीके से हो। तो इतनी सारी जगहों से प्रेरणा लेने के बाद हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या हमारा संविधान वाकई एक उधार का थैला है, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं? क्या ये सच है? और इसका जवाब एक बड़ा नहीं है। ये उधार नहीं था, ये एडैप्टेशन था, मतलब अनुकूलन। हमारे संविधान निर्माताओं ने किसी भी चीज को ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट नहीं किया। हर एक प्रोविजन को भारत की जरूरतों के हिसाब से, यहाँ की मिट्टी के हिसाब से बदला, ढाला। तो ये नकल नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे विचारों का भारतीयकरण था। तो ये रही हमारी पूरी चर्चा की एक क्विक समरी। इस टेबल से एक नज़र में देखा जा सकता है कि हमने कहाँ से क्या लिया। ये रिवीजन के लिए बहुत काम की चीज़ है। तो असल सवाल ये नहीं है कि हमने कहाँ से लिया। असली सवाल तो ये है कि कैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के बेहतरीन विचारों को भारतीय सांचे में ढालकर अपनी जबरदस्त दूरदर्शिता का परिचय दिया। उन्होंने हमें सिर्फ एक कानून की किताब नहीं दी, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज दिया जो आज भी हमारा रास्ता दिखाता है।